सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 23 जो कि एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के कुछ मिक्स क्वेश्चन। लगभग 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कि ऐसा बहुलीकरण जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के एकल भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है, सह बहुलीकरण कहलाता है, या फिर चेन यानी कि श्रृंखला बहुलीकरण कहलाता है, या फिर सम बहुलीकरण कहलाता है। तो आखिर वो कहलाता क्या है? जहां पर एकल भाग लेते हैं, भिन्न प्रकार के एकल भाग लेते हैं, तो उसको हम सह बहुलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह बहुलीकरण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण कौन सा है? यानी कि नेचुरल पूछा जा रहा है। तो टेफ्लॉन है, नियोप्रीन है, नायलॉन है, या फिर डीएनए है? तो वो है भैया डीएनए। क्या है? डीएनए। जो कि हम बोलते हैं ना, डीएनए टेस्टिंग करा लो, हमारे शरीर में पाई जाती है, तो वही चीज है डीएनए। अगला प्रश्न है, डीडीटी कीटनाशक के रूप में प्रयोग करने से क्या नुकसान होते हैं? ये दूसरों से कम जो है प्रभावशाली है, या फिर ये प्रकृति में आसानी से क्षय नहीं होता है, इसका मूल्य ज़्यादा है और कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्रकृति में आसानी से क्षय नहीं होता। ठीक है, आसानी से इसको जो है डिग्रेडेड नहीं कर सकते। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिलेगा कि भैया भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो डेट भी आपको याद रखनी कब हुई थी? 1984 में। और वहां पे जो गैस थी वो थी भैया MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है कि असंतृप्त यौगिक में पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है? यहाँ पर कार्बन पाया जाता है, या कार्बन के द्विबंध, कार्बन कार्बन के त्रिबंध, कार्बन और कार्बन द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों, या फिर कार्ब जो है ऑक्सीजन और द्विबंध? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, और कार्बन के द्वि और त्रिबंध दोनों पाए जाते हैं। अगले की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है वो है कि आइसोब्यूटारिक अम्ल के विकार्बोक्सीकरण, ठीक है, से प्राप्त क्या होगा आपको? तो इससे जो प्राप्त होने वाला है आपको, वो प्राप्त होने वाला है, देखिए आंसर की अगर हम बात करें तो प्रोपेन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रोपेन मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से विद्युत ऋणात्मकता का सही बढ़ता क्रम बताना है। यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो बढ़ता क्रम बताना है, तो बढ़ता क्रम है आपका PSNO। क्या है? PSNO, यानी कि सबसे ज्यादा O, फिर N, फिर S और फिर P। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक वैद्युत संयोजी बंध का आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, या फिर दो धातुओं के मध्य, या फिर जो विद्युत धनी है तथा विद्युत ऋणानी, जो विद्युत ऋणी परमाणु है उनके मध्य होगा, या दो विद्युत धनी परमाणुओं के मध्य होगा? तो ये होगा भैया, एक विद्युत पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा जो है नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विद्युत संयोजी बंध। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है? यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो GM है, मतलब नियम है, वो जो है किस निम्न के अलावा किसके सभी के लिए उपयुक्त है? जो एक रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए, या फिर नाभिकीय क्रिया के लिए, या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, या फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए? किसके लिए? तो इसके आंसर की बात करें तो नाभिकीय क्रिया के लिए। अगला प्रश्न है, CO2 और O2 का संतुलन वातावरण में किस कारण से बना रहता है? प्रकाश शोषण की क्रिया से, या फिर दहन से, श्वसन के कारण, पर्णकारिणी के कारण? तो ये है भैया श्वसन के कारण। किसके कारण? श्वसन के कारण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक विघटन अभिक्रिया है? श्वसन है, पाचन है, प्रकाश संश्लेषण है, या फिर रसारोहण है? विघटन अभिक्रिया की बात की जा रही है, एनाबॉलिक प्रोसेस की बात की जा रही है, तो वो है भैया प्रकाश संश्लेषण। ये कई बार क्वेश्चन को जो है घुमाकर पूछा गया है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी मैंने आई थिंक आपको किसी पार्ट में पढ़ाया है इसी सीरीज में, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है, एनाबॉलिक है, कैसा है? तो उसका आंसर पर एनाबॉलिक गया था। तो ऐसे उल्टे जो है व्यापम या फिर रेलवे या SSC सभी जो है एक ही प्रश्न उनके डेटाबेस में ज़्यादा जो क्वेश्चन है तो उन्हीं को जो है बार बार वो रिपीट करते हैं और घुमा घुमा के पूछते हैं।
अगला प्रश्न है कि मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण तभी होता है, कब? कोशिका रस में विलेय पदार्थों की सांद्रता उच्च हो, या फिर पादप में शोषण दर तीव्र हो जाती हो, या फिर जब एक पारगम्य झिल्ली द्वारा मृदा से पृथक होते हैं। मृदा में लवण की सांद्रता अधिक होगी तो कब होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका रस में विलेय पदार्थ की सांद्रता उच्च होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि घ्राण संवेदन स्थित होता है, संवेदांग जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है नासा गुहा में। अगला प्रश्न है मेंडल ने किस पर कार्य किया है? तो मेंडल ने अगर हम कार्य करने की बात करें तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास पाइसम, सोलेनम, या फिर लेथिरस, या फिर डोलिकोस। तो इन्होंने जो काम किया है वो किया है पाइसम पे। किस पे काम किया है? पाइसम पे काम किया है। द्विखंडन, जो द्विविखंडन होगा किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लीशमानिया में, या फिर उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर है अमीबा में द्विविखंडन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पर्यावरण में आते हैं, क्या आते हैं? भूमि आता है, वायु जल आता है, प्रकाश ताप वर्षा आता है, पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। तो एनवायरनमेंट पे आपके क्या आता है? तो एनवायरनमेंट में सभी चीजें आ जाती हैं आपकी, चाहे वो वायु हो, जल हो, भूमि हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, वर्षा हो, प्रकाश हो, ताप हो, पादप हो, सभी चीज जो है यहाँ पर आपको पर्यावरण में देखने को मिलेंगी। मृदा अपरदन रोका कैसे जा सकता है? वर्णीकरण से, अवर्णीकरण से, अतिचारण द्वारा, या वनस्पतियों को हटाकर? तो भैया पेड़ लगाकर ही आप मृदा का अपरदन रोक सकते हो, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होते हैं मिट्टी को पकड़ी रहती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर चीजें आपको जो है मृदा अपरदन रोक सकते हो। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो मिलनी लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, या फिर रिक्तिया? तो इसका आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं सेल का। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर अल्टमैन ने जो है इसको खोजा था, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो ताकि 1 एम्पियर की धारा बह सके? तो उसके लिए जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो 1 एम्पियर की धारा यहाँ पर बहेगी। आपके रूम की, आपके घर की, होम की बात करें तो वहाँ 5 एम्पियर की जो धारा रहती है, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बिजली के तार में प्रवाहित होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा, जो प्रत्येक टुकड़ा होता है किसका? चुंबक का। ठीक, यानी कि एक मान लीजिए एक चुंबक है, उसका छड़ है, ठीक, और उसको आप तोड़ देते हो 2 टुकड़ों में, तो जो उसके बाद जो टुकड़ा, जो प्रत्येक यानी कि 2 टुकड़े जो बचेंगे उसमें क्या होगा, ये चीज़ हमें पूछ रही है। तो प्रत्येक टुकड़े में एक ध्रुव मिलेगा, प्रत्येक टुकड़े में 2 असमान ध्रुव होंगे, प्रत्येक टुकड़ा 2 समान ध्रुवों को रखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया बनी सी बात है, 2 समान ध्रुव तो नहीं होंगे, एक नॉर्थ मिल जाएगा आपको। कोई भी चुंबक को आप तोड़ दोगे तो एक नॉर्थ और एक साउथ उसमें ध्रुव मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वही होगा, प्रत्येक टुकड़ा 2 असमान ध्रुव रखेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तार जो है उसकी तार की एक लंबाई में अप्रवाहित धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसे एक घेरे की वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है, और इसकी लंबाई अभी छोटी त्रिज्या के 2 लूपों को बनाने में मोड़ी जाती है। तब उस धारा द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो वो होगा भैया इसके पहले मान का 4 गुना, जितना भी था उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुंडलियों की संख्या इन्होंने जो वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया था और 2 लूप बना दिए थे, तो 2 बनाए तो वो 4 गुना बढ़ गया। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण एक दर्पण पड़ती है और 60 डिग्री से विचलित होती है, तब परावर्तन कितना होगा? तो परावर्तन भी 60 डिग्री का ही देखने को आपको मिलेगा। इंद्रधनुष निम्न में से किस कारण से बनता है भैया? तो इंद्रधनुष जो बनता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पानी की बूंद प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के कारण यहाँ पर इंद्रधनुष आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर कि एक सौर जल तापक गर्म पानी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, धूपदार दिन में, बादलों में, या फिर गर्म दिन में, तेज हवा वाले दिन में? तो बादलों में, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही नहीं पड़ेगी, तो सूर्य की रोशनी जब तक नहीं पड़ेगी तो कैसे यहाँ पर चीजें आपको मिल पाएंगी, बिजली आप कैसे जनरेट कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? तो वो 4 होती है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से, बाकी सभी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो कि होगा 24। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।